नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुका जीके हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि मैं यहां पर आपके सामने एक दूसरे प्रकार का वीडियो लेकर आया हूं। कहने का ये मतलब है कि जैसे हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उन चीजों को ये ध्यान रखें कि हम उसको कितना पढ़ पा रहे हैं और कितना उसको हम बेटर कर पाएंगे और कितना हम उसे परीक्षा में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये चीजें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, जरूरी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक, अब चलते हैं आगे हमने राजस्थान का फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब फिजिकल डिवीजन में भी 2-3 चीजें आपको विशेष रूप से क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट लूंगा, इसको तो थोड़ा ध्यान से देखना। 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जब मैंने आपको शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल पढ़ाए थे तो उनकी मैंने प्रॉपर्टीज, विशेषताएं आपको बताई थी। आज हम उसी में तीसरे नंबर पर आएंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे, मैं फिर आपको बता देता हूं ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। हम पढ़ रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या पढ़ रहे थे हम? अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, जब अर्ध शुष्क मरुस्थल हम पढ़ रहे थे तो आपको यहां पर दूसरी चीज क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में। हाँ, सभी जुड़ जाइए फटाफट, आप सभी का स्वागत है, जल्दी से जुड़ जाओ और फिर इस टॉपिक को शुरू हम जल्दी से करते हैं। ठीक है, फटाफट। अब देखिए, हाँ, सभी का स्वागत है जो भी लोग जुड़े। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को देखते हैं या अर्ध शुष्क मरुस्थल को पढ़ते हैं तो यहां पर हमारी कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाती है, एकदम से क्लियर हो जाती है। वो क्या बातें हैं, ध्यान से देखना आप एक बार। सबसे पहली बात, अर्ध शुष्क मरुस्थल में 4 पार्ट के अंदर पहला हमने पढ़ा था सबसे उत्तर में, जो मैंने आपको बताया था, घग्गर का मैदान। कल हमने पढ़ा था शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागौर का पठार। तो क्या क्या विशेषता है, वो सारी चीजें आपको क्या रखनी है, क्लियर एकदम रखनी है। तो मैं लिख देता हूं एक बार, नागौर का पठार, नागौर का पठार, या इसको बोल सकते हैं नागौरी उच्च भूमि। नागौर का पठार या तो नागौर का पठार हो गया, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, नागौरी उच्च भूमि, यानी नागौर प्लेटोस, या फिर नागौरीज हाईलैंड्स। ठीक है, अब इसकी हमको विशेषता पढ़नी है। तो विशेषता क्या क्या पाई जाएगी वो मैं आपको यहां बताऊंगा, या इसमें से कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो विशेषताएं क्या क्या है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो एक एक स्टेप हम यहां पर देखो, मैं आप बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं। अभी कोई सामने कोई खास एग्जाम डेट नहीं है, जो है एग्जाम डेट उनको भी श्योर नहीं है वो एग्जाम होगा नहीं होगा। ठीक है, अभी अनसर्टेनिटी की स्थिति है कोविड-19 की वजह से, इसलिए हम चीजों को भी बहुत ही गोल्डन टाइम है कि चीजों को आराम से और ढंग से चीजों को समझने का। तो आप कृपया उस पर तो आप अपना क्या दें, थोड़ा सा ध्यान दें, तो हम उस चीज को वहां पे बेटर और कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो समझना यहां पर एक बार आप, जब यहां पर हम आते हैं तो पहली चीज जो हमारे सामने आती है कि यहां पर हम्मादा का विस्तार पाया जाता है। हम्मादा का विस्तार है, मैंने आपको बताया था क्लियर, ऐसा मरुस्थल जिसमें बालू का स्तूपों को नहीं पाया जाता है, जहां पर आपको बालू का स्तूप नहीं मिलेंगे। इस प्रकार का जो क्षेत्र होता है, हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम्मादा कहते हैं। होता मरुस्थल ही है पर कंकरीला या पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, कैसा मरुस्थल होता है, कंकरीला या पथरीला मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखिए हम्मादा का यहां क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है, पहली चीज ये। और यहां पर बंजर भूमि भी अत्यधिक पाई जाती है, बंजर भूमि भी अत्यधिक पाई जाती है। तो कृषि के हिसाब से कई क्षेत्र इसके लिए फेमस हैं। जैसे अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो इसमें आपको तारामीरा की फसल हो गई। ठीक है, फिर इसमें आपको कई प्रकार का मोटा अनाज हो गया, मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये चीजें भी यहाँ बहुतायत में पाई जाती है। इस प्रकार की चीजें होती है, ऐसे मोटे अनाज होते हैं जो कम से कम पानी में
वो पैदा हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो वो इस क्षेत्र की विशेषता है, वो उसको बाद में डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। फिलहाल हम इस क्षेत्र की विशेषताएं देख रहे हैं। तो ये क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, हम्मादा वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें सेकंड नंबर पे बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा है, यहां पर पानी अत्यधिक गहराई में, पानी अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। जो पानी पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। जो पानी पाया जाता है वो पानी अत्यधिक गहराई में पाया जाता है। अब अत्यधिक गहराई में पाए जाने के कारण क्या होता है, यहां पर डार्क जोन की समस्या है। किसकी समस्या है, डार्क जोन, ठीक है। आपने देखा होगा भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे डार्क जोन है जहां हम पानी की खोज में बोरवेल के माध्यम से और किसी भी तकनीक के माध्यम से जब पानी की खोज में जाते हैं तो बहुत ज्यादा गहराई में जाने के बाद भी हमें वहां से जल प्राप्त नहीं हो पाता। जो जल भंडार है हमें वहां से क्या नहीं हो पाते, प्राप्त नहीं हो पाते वो जल भंडार। तो अब उसके लिए क्या करें, तो वो जल भंडार जो होते हैं वो अत्यधिक गहराई में हो, तो इस प्रकार के क्षेत्र को क्या कहते हैं, डार्क जोन। या तो पानी की मात्रा कम होगी या लगभग लगभग अनुपस्थित रहेगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ये डार्क जोन कहते हैं। ग्रे जोन, डार्क जोन, रेड जोन, अलग अलग जोन्स में इनको क्या करा जाता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, पानी में फ्लोराइड की अधिकता, पानी में फ्लोराइड की अधिकता, जब आप गहराई में जाओगे इस पानी के लिए तो यहां पर आपको इस फ्लोराइड की क्या मिलेगी, अधिकता मिलेगी। और इस फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला जो सबसे प्रमुख रोग है वो है फ्लोरोसिस। जो सबसे प्रमुख रोग माना जाता है, ये माना जाता है, इसको नोट करो अच्छे से नाम, ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो जो रोग माना जाता है, ये रोग कौन सा हो गया आपका, फ्लोरोसिस। कौन सा रोग हो गया, फ्लोरोसिस रोग आपका हो गया। ये भी कई बार क्या करा गया, पूछा गया है, ठीक है। कि फ्लोरोसिस से पीड़ित सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, तो फ्लोरोसिस में राजस्थान का कौन सा स्थान माना जाता है, पहला स्थान माना जाता है। जो फ्लोरोसिस रोग है उसमें राजस्थान का जो स्थान माना जाता है वो पहला माना जाता है। ऐसे ही कई रोग हैं जिसमें राजस्थान कौन से नंबर पर है, जैसे एक रोग आपका कौन सा था, सिल्कोसिस। एक रोग जो आपका था वो रोग कौन सा माना जाता है, सिल्कोसिस माना जाता है। तो भले फ्लोरोसिस हो या भले सिल्कोसिस हो, तो दोनों के अंदर राजस्थान का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, ये पहला स्थान माना जाता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा देखिए, इसके बारे में भी बताऊंगा अभी फ्लोरोसिस के। एक यहां पर और समस्या है, समस्या नहीं बोलेंगे उसे, यहां की विशेषता बोलेंगे, ठीक है। कि खारे पानी की झीलें, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, लवणीय झीलें। खारे पानी की झीलें, और इन्हीं खारे पानी की झीलों को हम क्या बोल सकते हैं, लवणीय झीलें कह सकते हैं। भाई खारे पानी की झीलें हो गई, या फिर उसको क्या बोल दिया, लवणीय झीलें बोल दिया। तो वो भी आपके लिए एक क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती है। तो ये आपको यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर विशिष्ट प्रकार की खारे पानी की झीलें पाई जाती है, यहीं पर विशिष्ट प्रकार की क्या पाई जाती है, लवणीय झीलें पाई जाती है। कौन सी झीलें पाई जाती है, लवणीय झीलें। अब ये लवणीय झीलों का कारण क्या है, तो वो कारण पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना कि पूरे भारत में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो पाई जाती है राजस्थान में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है वो पाई जाती है राजस्थान के अंदर, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में भी सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती है, वो पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। क्योंकि ये खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष है। तो मैं ध्यान से आप सुनना, इसमें ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये किसका अवशेष माना जाता है, तैथिस सागर का अवशेष, ठीक है। और ये आपको पता है कि एक अभी झील को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। तो भारत और चीन की सीमा पर, या चीन नहीं बोलेंगे हम, तिब्बत ही बोलेंगे, भारत और तिब्बत की सीमा पर, क्योंकि चीन ने तो अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा कर रखा है।
इसलिए भारत और तिब्बत की सीमा पर जो खारे पानी की सबसे प्रमुख झील है, कौन सी है? पेंगोंग झील, जिसको पेंगोंग सो के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पेंगोंग झील है, ये झील भी तैथिस सागर का अवशेष है। अब आप सोच रहे हो कि तैथिस सागर का अवशेष तो राजस्थान में मिलता है, पर जब हिमालय अपने उत्थान पर था तो लगातार कुछ मिट्टी और बालू और उसके साथ लवणीय क्षेत्र नीचे आ गया, पर कुछ क्षेत्र ऊपर रह गया, और आज उसमें जब पानी मिक्स हुआ तो वहां झील बन गई। तो हमको अचरज होता है, हमें आश्चर्य होता है कि इतनी ज्यादा हाइट पर 18,000, 19,000, 16,000 किलोमीटर, 16,000 मीटर की हाइट पर हमें वहां पर क्या होता है कि इतने ज्यादा भाई फीट की हाइट पर है ना, तो इतनी ऊंचाई पर हमें क्या होता है, खारे पानी की झीलें वहां पर पाई जाती है। वो कैसे पाई जाती है? और एकमात्र ही पाई जाती है, उसके अलावा कोई झील वहां खारे पानी की नहीं है। तो वो तैथिस सागर का अवशेष है। और जब ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं हुई तो उनके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्र तैथिस सागर का जो बालू, मिट्टी और लवण का था वो तो ऊपर रह गया, और बाकी क्षेत्र नीचे की तरफ आया, जो राजस्थान वाला क्षेत्र आज माना जाता है। ठीक है, तो एक तो आपको ये चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये एक एक करके आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें तो बंजर भूमि जो हम्मादा वाला क्षेत्र है, ये तो मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषता है। पानी की क्या रहती है, कमी रहती है। अब ये जो दो चीजें हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ, तो आप देखो इसको एक बार ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां पर बोलता हूं लवणीय झीलें, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बोलता हूं और ये पॉइंट में बोलता हूं लवणीय झीलें, लवणीय झीलें कौन कौन सी है, जैसे मैं बोल दिया पॉइंट, अब मैंने बोल दिया लवणीय झीलें, तो लवणीय झीलें यहां पर कौन कौन सी है। अब उसको हम कैसे देखें, तो एक बात आप ध्यान से सुनना। लवणीय झीलें राजस्थान में, जैसे मैं 2-3 के उदाहरण दे देता हूं। एक झील आपकी हो गई सांभर, ठीक है। अच्छा, फिर एक झील हो गई आपकी डीडवाना झील। डीडवाना झील कहां हो गई? नागौर में हो गई, ठीक है। फिर आपकी कौन सी झील हो गई? डेगाना झील हो गई। डेगाना झील भी कहां हो गई? नागौर में, ठीक है। फिर यहां पर हो गई कौन सी? मकराना। यह सब जगह प्रमुख प्रमुख खारे पानी की क्या है? झीलें हैं। तो ये तीन जो है, ये तो कौन सी तीनों कौन से क्षेत्र में हो गई? ये नागौर में हो गई। क्या हो गई? नागौर में, ठीक है। इसके अलावा आपकी झील पचपदरा, पचपदरा, तो पचपदरा कहां हो गई? बाड़मेर में हो गई, ठीक है। फिर आपकी हो गई कौन सी? फलौदी। जो फलौदी झील हो गई, ये कहां पर हो गई? जोधपुर में हो गई। जो फलौदी झील हो गई, फलौदी झील कहां पर हो गई? जोधपुर में हो गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आएंगे, फलौदी झील के अलावा आएंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना है इसमें, भाई फलौदी झील कहां हो गई? आपकी जोधपुर में हो गई। अच्छा, इसके अलावा फिर आपको एक पर्टिकुलर चीज और ध्यान रखनी है, वो याद रखना है कि इसके अलावा आपकी रेवासा, ठीक है ना, ये हो गया। तो रेवासा क्षेत्र में तो चलो झील है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, पीथमपुरी, पीथमपुरी हो गया, ठीक है। फिर आपकी कोछोर हो गई। ये जो झीलें हो गई खारे पानी की, ये कहां पर हो गई? सीकर में हो गई। और एक झील हो गई आपकी कावोद, कावोद कहां हो गई? जैसलमेर में हो गई, ठीक है। इसी तरह एक आपकी झील हो गई कौन सी? लूणकरणसर, और लूणकरणसर झील कहां हो गई? बीकानेर में। कहने का यह मतलब है, मेरा यहां उद्देश्य अभी आपको झीलें पढ़ाना नहीं है। जब झील वाला टॉपिक आएगा तब उस टॉपिक को मैं आपके सामने वहां पर करवा दूंगा। भाई जब झील वाला टॉपिक आपका आएगा तब उस टॉपिक को मैं करवा देंगे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात यह है कि जितनी भी खारे पानी की झीलें आपके सामने लिखी है, ये सब पश्चिमी राजस्थान में, कोई भी आप उदाहरण ले लो। सांबर, ये मुख्य विस्तार जयपुर में मिलता है, नागौर में भी मिलता है, अजमेर में मिलता है। सांबर तीनों में आ गई, जयपुर, अजमेर और नागौर, तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर डीडवाना, डेगाना, मकराना, ये कहां हो गई? नागौर में हो गई। पचपदरा बाड़मेर में हो गई, पश्चिमी राजस्थान। फलौदी झील जोधपुर में हो गई। जोधपुर में एक और झील है, कौन सी झील हो गई? बाप। एक तो फलौदी और एक बाप, दोनों की दोनों कहां हो गई? जोधपुर में हो गई। लूणकरणसर झील कहां हो गई? बीकानेर में हो गई। पीथमपुरी और कोछोर कहां पर हो गई? सीकर में हो गई। तो इस प्रकार ये सारी झीलें, और एक कावोद जैसलमेर में, तो सारी की सारी पश्चिमी राजस्थान में है। एक क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि पहले माना जाता था कि राजस्थान की सभी खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष है, परंतु 2014-15 के शोध में यह ज्ञात हुआ है कि राजस्थान की अधिकांश झीलें तो तैथिस सागर का अवशेष है,
परंतु राजस्थान की सभी झीलें तैथिस सागर का अवशेष नहीं है। तो यहां पर आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, वो मैं समझाता हूं। देखो, राजस्थान की अधिकांश लवणीय झीलें, राजस्थान की अधिकांश लवणीय झीलें जो है ये तो है तैथिस सागर का अवशेष। राजस्थान की जो अधिकांश लवणीय झीलें हैं ये तो क्या है, तैथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। परंतु कुछ झीलों के लवणीय होने का कारण, कुछ झीलों के लवणीय होने का कारण मोनोजाइट चट्टानें हैं। मोनोजाइट चट्टानें, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनको जैसे आप क्वार्टजाइट और ये होता है, इस तरह से मोनोजाइट चट्टानें और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। ध्यान से सुनना, आपने एक एक्शन देखा होगा जिसको बोलते हैं केशाकर्षण, या इसको बोलते हैं केशिकात्व, या इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इंग्लिश में कैपिलरी एक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे यदि आपके पास एक ब्लॉटिंग पेपर है, आपने उस ब्लॉटिंग पेपर पे इंक डाल दी, आपके पास एक ब्लॉटिंग पेपर है, आपने उस ब्लॉटिंग पेपर पे इंक डाल दी, तो धीमे धीमे आप कुछ देर बाद देखते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर पर, जो सोखने वाला पेपर होता है, उस पर इंक धीमे धीमे पूरे एरिया पर फैल जाती है। जैसे कि आपने किसी कपड़े पर, कोई सूती कपड़ा है, कोई कॉटन का कपड़ा है, उस पर आपने इंक डाल दी, कोई कलर डाल दिया, सॉस डाल दिया, तो वहां आप देखते हो थोड़ी देर बाद वो धीमे धीमे, या अचार का तेल डाल दिया, तो पूरे एरिया पे धीमे धीमे क्या करने लग जाता है, फैलने लग जाता है। इसको बोलते हैं केशिकात्व या कैपिलरी एक्शन। यही प्रक्रिया जमीन में भी होती है। कहां होती है? जमीन में भी होती है। अब क्या हुआ कि ये विशिष्ट प्रकार की जो मोनोजाइट चट्टानें हैं, इनको बोलते हैं नमकीन चट्टानें। इनको नमकीन चट्टानें कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने लिखा है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाएगा। और आपने कर दिया ना राजस्थान की सभी खारी पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष है, तो गलत हो जाएगा। तो पहले तो ये गलत नहीं होता था, पर अब जरूर होगा। तो थोड़ा सा आप चीजों पर ध्यान रखो। राजस्थान में बहुत सारे शोध चल रहे हैं, और जैसे उनका कोई रिजल्ट आता है तो वो आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अधिकांश झीलें ही, अधिकांश में आप 90% मान लो, अधिकांश झीलें ही तैथिस सागर का अवशेष है। क्योंकि जैसे अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड की टक्कर हुई, उससे पहले मौसम परिवर्तन हुआ, पानी वाष्पित हो गया, मिट्टी में नमक रह गया, और मिट्टी के साथ नमक घुल गया, बाद में पानी आया, पानी ने यहां पर झीलें बना ली इस नमक के साथ, ये नमक उस पानी में घुल गया, और खारे पानी की क्या बन गई? झीलें। जैसे हिमालय पे इसका अवशेष कौन सा है आपका? पेंगोंग झील। हिमालय पे जो इसका अवशेष माना जाता है वो कौन सी झील मानी जाती है? पेंगोंग झील मानी जाती है। और राजस्थान में तो झीलें ही झीलें हैं खारे पानी की। पूरे भारत की सर्वाधिक झीलें खारे पानी की कहां पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। परंतु राजस्थान का ओवरऑल नमक उत्पादन में चौथा स्थान है, क्योंकि समुद्र नहीं है। जितना नमक समुद्र से प्राप्त होगा उतना आपको पता है झीलों से प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो आपको ज्यादातर नमक प्राप्त होता है वो समुद्री नमक प्राप्त होता है, वो आपको झीलों से किसी भी कंडीशन में प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये बात आपको एक तो क्या रखनी है, थोड़ा सा ध्यान रखनी है भाई। इन चीजों को थोड़ा सा आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब आप दूसरी बात सुनो मेरी, जो दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, दूसरा जो चट्टानें पाई जाती है वो चट्टानें हैं मोनोजाइट चट्टानें। ये जमीन के अंदर रहती है, देखो इस तरह से, ये नमकीन चट्टानें हैं, ये जमीन के नीचे की तरफ गहराई में रहती है। ठीक है, माना कोई झील है, यहां पर पानी भरा हुआ है, देखो ये झील है, ये तल है, उसके ऊपर झील में पानी भरा हुआ है, इसकी गहराई में मोनोजाइट चट्टान है। कोई भी झील होगी तो पानी धीमे धीमे रिसके कहां जाएगा? जमीन के अंदर जाएगा। जब पानी रिसके जमीन के अंदर जाएगा तो इन मोनोजाइट चट्टानों के कांटेक्ट में आएगा। जैसे मीठा पानी इन चट्टानों के कांटेक्ट में आया तो वो मीठा पानी खारे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मीठा पानी
इन चट्टानों के कांटेक्ट में आया तो वो मीठा पानी खारे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो खारे पानी में कन्वर्ट होगा तो कुछ समय बाद जब ये इसकी सतह सूखेगी या थोड़ा जल कम होगा तो ये पानी केशिकात्व यानी कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर आने का प्रयास करेगा। तो पूरी झील तो मीठे पानी की है, नीचे से मोनोजाइट चट्टानों के कांटेक्ट वाला पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा और मीठे पानी को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, खारे पानी में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से भी कुछ लवणीय झीलों का निर्माण हुआ है और यह झीलें तैतीस सागर का अवशेष नहीं मानी जाती। ना ही इनमें इतना खारापन माना जाता है जो तैतीस सागर की झीलों में माना जाता है, उतना खारापन नहीं है इसमें जितना खारापन किसमें है, तैतीस सागर की झीलों में पाया जाता है। तो वो चीजें आपको यहां पर थोड़ी सी क्या रखनी है, याद रखनी है कि सबसे ज्यादा जो खारी झीलें होती है वो तो तैतीस सागर का अवशेष है। सबसे ज्यादा जो खारी झीलें है वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का अवशेष है। और जो कम खारी झीलें हैं जिनसे नमक उत्पादन कम मात्रा में या लगभग बिल्कुल होता ही नहीं है, उस प्रकार की जो झीलें हैं उन झीलों का सबसे मुख्य कारण कौन सी मानी जाती है, जो मोनोजाइट चट्टानें हैं वो मोनोजाइट चट्टानें मानी जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां पर क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर है क्या यहां तक? तो ये चीज आपको थोड़ा सा एक बार ध्यान रखो। तो पहले तो ये हो गया आपका, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो इन चट्टानों का जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आप क्या रखना, याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। हो गया? अच्छा, ये वाला है जो लास्ट वाला है, इसका भी चाहो तो ले सकते हो, झीलें लिखी हुई है, और इसका भी ले लो आप फटाफट। वैसे तो मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पर इनका भी आप ले लो तो बेटर रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये एक और है, ये जो फर्स्ट वाला पेज लिखा था इसका भी आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये फर्स्ट पेज था आपका, इस फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो फटाफट एक बार आप, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूं फ्लोरोसिस पे, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा सा मेरे को बताना है, तो उस पे आते हैं एक बार। देखिए, फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग, ठीक है। तो ये फ्लोरोसिस हो गया। अब पहली चीज तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्लोरोसिस रोग कैसा होगा, तो फ्लोराइड युक्त जल का, फ्लोराइड युक्त जल का अत्यधिक सेवन करने से, फ्लोराइड युक्त जल का अत्यधिक सेवन करने से, ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स यानी क्या हो गए, लक्षण हो गए। तो एक तो हड्डियों का भंगुर होना व मुड़ना, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए पर एक लेवल से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लगातार फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है दांतों का पीलापन, एक तो हो गया हड्डियों का मुड़ना और दूसरा आपका क्या हो गया, दांतों का पीलापन। तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अब आपको पता है कि हमारे हाथ हो गया, पांव हो गया, शरीर की जो विभिन्न हड्डियां होती है वो मुड़ने लग जाती है। वे हाथ पांव शरीर की जो विभिन्न हड्डियां होती है वो मुड़ने लग जाती है, पर हमारे शरीर को मेन स्तंभ प्रदान करने वाली हड्डी हमारे बैक साइड में होती है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, कशेरुक दंड के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि आपकी अगर रीढ़ की हड्डी इससे प्रभावित हो गई फ्लोरोसिस से,
तो वो रीढ़ की हड्डी क्या होगी, इस तरह से झुकने लग जाएगी, और झुकने लग जाएगी तो व्यक्ति अपने आप ही झुकने लग जाएगा, और व्यक्ति कैसा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। कुबड़ा यानी झुका हुआ हो जाता है, या टेढ़ा हो जाता है, बांका हो जाता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में जो नागौर वाला क्षेत्र है, जहां फ्लोराइड युक्त जल सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम या तो क्या बोल देते हैं, कुबड़ पट्टी बोलते हैं, या इस क्षेत्र को क्या बोल देते हैं, बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कैसा हो जाता है, कुबड़ा हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो झुकने लगती है, मुड़ने लगती है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए व्यक्ति कुबड़ा हो जाएगा और बाद में झुककर वो वापस सीधी नहीं होती। तो इसलिए इसको बोलते हैं कुबड़ पट्टी। और कुबड़ पट्टी पाई जाती है अजमेर और नागौर की पूर्वी सीमा पर। कुबड़ पट्टी पाई जाती है अजमेर व नागौर की पूर्वी सीमा पर। तो अजमेर और नागौर की जो पूर्वी सीमा है वहां पर इस प्रकार की कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जो आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया यहां तक, आपको यह ध्यान रखना। अब इसमें मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि यहां पर जैव विविधता के हिसाब से क्या पाए जाते हैं, हरे कबूतर। ये जो कुबड़ पट्टी है यहां पर जैव विविधता के हिसाब से पाए जाते हैं हरे कबूतर। हरे कबूतर एक तो आपको कहां मिलेंगे, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो से इसको सही कर देता हूं एक बार, भंगूर होना, हड्डियां क्या हो जाती है, भंगूर हो जाती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले एक बार। अच्छा, आपको जो हरे कबूतर मिलेंगे, तो एक तो जो आपको हरे कबूतर मिलेंगे वो कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे इस कुबड़ पट्टी पर, और एक हरे कबूतर आपको कहां मिलेंगे, सरिस्का। तो सरिस्का क्षेत्र कहां पर हो गया, अलवर में हो गया। तो सरिस्का अलवर में भी हरे कबूतर पाए जाते हैं, जैव विविधता के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपने देखा होगा लास्ट ईयर जैसलमेर में कबूतर देखा गया था, पीली आंख वाला कबूतर। तो पीली आंख वाला कबूतर जैव विविधता की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरे कबूतर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर वो बहुत दुर्लभ है। पीली आंख वाला कबूतर तो बहुत दुर्लभ माना जाता है। तो यहां आपको चीजें समझनी और ध्यान रखनी है। अब ये जो फ्लोरोसिस हो गया, इसे रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो सरकार आपने देखा होगा आरओ लगा रही है, शुद्ध जल अमृतम योजना। ठीक है, पर उससे भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि यदि जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो आपका जो आरओ होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यह क्या करता है कि अनावश्यक लवणों को जल से बाहर कर देता है आरओ प्रक्रिया द्वारा, परंतु फ्लोराइड को पूरी तरह से नहीं हटा पाता। इसलिए यदि किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि फ्लोराइड युक्त जल को आरओ पूरा फ्लोराइड मुक्त कर देता है, तो यह गलत है। पूरी तरह से नहीं हटा पाता, काफी अंश रह जाता है, इसलिए वहां पर यह आरओ मशीन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो इस क्षेत्र में, इस कुबड़ पट्टी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र गांव पड़ते हैं और जितने क्षेत्र पड़ते हैं, वहां के अधिकांश लोग इस समस्या से क्या माने जा सकते हैं, पीड़ित माने जा सकते हैं। और चूंकि कुबड़ पट्टी का क्षेत्र पूरे भारत में सर्वाधिक राजस्थान में ही है, राजस्थान में भी नागौर अजमेर क्षेत्र में ही है, इसलिए पूरे भारत के अंदर यदि फ्लोरोसिस रोगियों को देखें तो राजस्थान का कौन सा स्थान माना जाता है, पहला स्थान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आज आपको बताया था नागौर का पठार और नागौरी उच्च भूमि और उस पर से आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो ले रहा हूं, और इसके बाद कल आपको गोडवाड़ प्रदेश और लूनी बेसिन लेकर आऊंगा, जिसमें लूनी नदी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, गोडवाड़ क्षेत्र की आपको विशेषता बताऊंगा, और कल ही आपका जो मरुस्थल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐप से संबंधित जो आज हम लेक्चर हमने दिया है, ऐप से संबंधित जो आज लेक्चर दिया है उसको देख सकते हैं। वो 11 बजे हमने पोस्ट किया था, 11 बजे मैंने लाइव लिया था आज वो लेक्चर, तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो जो भी आपकी समस्या है वो उस माध्यम से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका नमस्कार।